गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम विज्ञापन अभियानों यानी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग से कुछ अंश हैं। इसे एक तरह का नक्शा समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी समुद्री यात्रा पर निकलने से पहले एक नक्शा होता है। हमारी मंजिल है ग्राहक का दिल और जहाज है हमारा ब्रांड। बहुत अच्छी तुलना है। लेकिन इस तूफानी बाजार में निकलने से पहले हमें एक बहुत ही सटीक नक्शे की जरूरत है। तो ये जो 10 चरणों वाला ब्लूप्रिंट है, यही हमारा वो नक्शा है। और ये तुलना इसलिए अच्छी है क्योंकि अक्सर लोगों को सिर्फ वो खूबसूरत जहाज दिखता है, वो चमकदार विज्ञापन। सही बात है। लेकिन उस जहाज को बनाने, उसका रास्ता तय करने और उसे मंजिल तक पहुंचाने के पीछे जो इंजीनियरिंग होती है, जो नेविगेशन का काम होता है, वो किसी को नहीं दिखता। तो आज हम उसी अदृश्य मेहनत की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की योजना बनाना शुरू करते हैं। इस नक्शे का जो पहला कदम है वो है स्थिति का विश्लेषण, सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस, हाँ। सच कहूं तो मुझे ये हमेशा सबसे उबाऊ हिस्सा लगता था, जैसे स्कूल का होमवर्क। क्या कंपनियां सच में इस पर इतना वक्त लगाती हैं या फिर बस जल्दी जल्दी निपटाकर सीधे विज्ञापन बनाने पर आ जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा जाल है और जो हमारा स्रोत है वो इसी बारे में चेतावनी देता है। अच्छा। जो कंपनियां इस होमवर्क को छोड़ देती हैं वो अक्सर ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जो रचनात्मक तो होते हैं पर या तो किसी को समझ नहीं आते या गलत लोगों तक पहुंचते हैं। मतलब असरदार नहीं होते। बिल्कुल। ये एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत कितनी भी खूबसूरत हो, गिरी जाएगी। स्रोत में स्वॉट विश्लेषण का जिक्र है। हाँ, स्वॉट, स्ट्रेंग्थ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, जिससे हम सब वाकिफ हैं। हाँ, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। ये तो मतलब बिजनेस की किताबों में पहला पाठ होता है। इसमें नया क्या है? नया है इसका नजरिया। देखिए, स्वॉट एक दिलचस्प बात बताता है। ज्यादातर कंपनियां स्वॉट को सिर्फ बिजनेस के नजरिए से देखती हैं, लेकिन विज्ञापन के लिए इसे ग्राहक की नजर से देखना पड़ता है। ग्राहक की नजर से कैसे? जैसे आपकी ताकत शायद आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, लेकिन ग्राहक के लिए वो ताकत नहीं है। अच्छा। ग्राहक के लिए ताकत है आसानी से मिलना। तो संदेश में हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है नहीं, बल्कि आपके पास की दुकान पर उपलब्ध कहना ज्यादा असरदार होगा। वाह, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, यही वो छोटा सा बदलाव है जो विश्लेषण को रणनीति से जोड़ता है। आप अपनी नहीं, ग्राहक की दुनिया का नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने जमीनी हकीकत को समझ लिया, वो भी ग्राहक की नजर से। अब हमें अपनी मंजिल तय करनी है। तो नक्शे पर दूसरा निशान है विज्ञापन के उद्देश्य निर्धारित करना, सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल। यानी हम इस यात्रा पर निकल क्यों रहे हैं। और यहाँ भी चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती हैं। स्रोत कहते हैं कि उद्देश्य एकदम साफ और मापने योग्य होने चाहिए। मापने योग्य मतलब? जैसे क्या हमें सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है
यानी हम चाहते हैं कि लोग हमारे जहाज का नाम जाने। ओके। या हमें लोगों को जहाज पर चढ़ने के लिए मनाना है, मतलब कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करना है, या फिर बस पुराने यात्रियों को याद दिलाना है कि हमारे जहाज अभी भी सबसे अच्छा है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना साफ होता है? मान लीजिए एक कंपनी का उद्देश्य है बिक्री बढ़ाना, लेकिन मूल्यांकन से पता चलता है कि विज्ञापन से सिर्फ ब्रांड जागरूकता बढ़ी, बिक्री नहीं, तो क्या वो अभियान फेल माना जाएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये सीधे रणनीति के दिल में जाता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार इसलिए उद्देश्यों को पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिक्री था तो हाँ, अभियान उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लंबी अवधि में ब्रांड बनाना था तो जागरूकता में बढ़ोतरी एक बड़ी सफलता है। सही बात है। कई बार कंपनियां एक ही अभियान से सब कुछ हासिल करना चाहती हैं, जागरूकता, बिक्री, वफादारी, और नतीजा ये होता है कि वे कुछ भी ठीक से हासिल नहीं कर पाती। मतलब एक साथ कई घोड़ों पर सवार होने जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे एक ही जहाज से मछली भी पकड़ना चाहें, लोगों को घुमाना भी चाहें और माल की ढुलाई भी करना चाहें। ठीक है, तो हमें अपनी मंजिल पता है और हम उस पर पूरी तरह फोकस्ड हैं। लेकिन इस यात्रा पर हम अकेले तो नहीं जा रहे। हमें ये तय करना होगा कि हम अपने जहाज पर किसे बुलाना चाहते हैं, और यहीं से शुरू होता है सबसे जरूरी काम, अपने यात्रियों को पहचानना। हाँ, लक्षित दर्शकों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। और ये सिर्फ ये कहने से कहीं ज्यादा गहरा है कि हम युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब स्रोत के मुताबिक उम्र, आय, लिंग जैसे जो डेमोग्राफिक्स हैं वो तो बस शुरुआत है। अच्छा। असली समझ तब आती है जब आप उनके मनोविज्ञान यानी साइकोग्राफिक्स में उतरते हैं। ये लोग सिर्फ 18 से 25 साल के नहीं हैं। वे सोचते क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। हाँ, उन्हें रात में किस बात का डर सताता है। हाँ, या वे सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन क्यों चेक करते हैं। मतलब हमें सिर्फ उनका पता नहीं बल्कि उनके दिल का रास्ता भी जानना होगा। ठीक कहा। अगर आप एक स्पोर्ट्स शू बेच रहे हैं तो आपका टारगेट सिर्फ एथलीट नहीं है। ओके। क्या वो एक ऐसा एथलीट है जो ओलंपिक जीतना चाहता है, या वो जो सिर्फ वीकेंड पर जॉगिंग करके फिट रहना चाहता है। दोनों की प्रेरणाएं, उनकी भाषा, उनके हीरोज, सब कुछ अलग होगा। सब कुछ। पहले वाले के लिए जीत का संदेश काम करेगा, दूसरे के लिए सेहत का। अपने यात्री को समझे बिना आप उन्हें जहाज पर आने का सही न्योता कभी नहीं दे सकते। तो अब हमारी नींव पूरी तरह तैयार है। हमें पता है कि समंदर कैसा है, हमारे मंजिल क्या है और हमारे यात्री कौन है। अब तक का काम बहुत विश्लेषणात्मक था। हाँ, डेटा, रणनीति, विश्लेषण। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जिसके लिए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, द बिग आइडिया, जहां जादू होता है। लेकिन जादू के लिए भी ईंधन की जरूरत होती है। तो चौथा चरण है विज्ञापन का बजट तय करना। हाँ, और ये वो चरण है जहां सपने हकीकत से टकराते हैं। स्रोत बजट तय करने के कई तरीके बताता है, जैसे अफोर्डेबल मेथड, मतलब जितना है उतने में काम चलाओ। हाँ, या प्रतिस्पर्धी समानता, यानी देखो पड़ोसी क्या कर रहा है। लेकिन जो सबसे रणनीतिक तरीका है वो है उद्देश्य और कार्यविधि, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। इसका सीधा मतलब है पहले अपनी मंजिल यानी उद्देश्य तय करो, फिर वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी काम यानी कार्य की सूची बनाओ, और फिर उन कामों पर आने वाले खर्च को जोड़ लो। ये बजट को अटकलबाजी से निकालकर रणनीति का हिस्सा बना देता है। अच्छा, मतलब ये पूछने के बजाय कि हमारी जेब में कितना पैसा है, ये पूछना कि इस खास मंजिल तक पहुंचने के लिए जहाज में कितना ईंधन लगेगा। बिल्कुल सही। तो ईंधन भर गया। अब समय है उस जादू का जिसकी हम बात कर रहे थे। 5वां चरण, विज्ञापन का संदेश विकसित करना, डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज। ये अभियान की आत्मा है। आत्मा? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो एक बड़ा विचार जन्म लेता है जो लाखों लोगों से जुड़ता है। स्रोत कहता है कि एक अच्छा संदेश साफ, आकर्षक और प्रेरक होना चाहिए। लेकिन इससे भी गहरी बात है अपील का चुनाव। क्या हम तर्क से बात करेंगे या भावनाओं से? इसका कोई उदाहरण है? जरूर। मान लीजिए एक कार का विज्ञापन है। एक तरीका है उसकी सुरक्षा सुविधाओं, माइलेज और इंजन की क्षमता के बारे में बताना। ओके, ये हुई तर्क वाली बात। हाँ, ये एक रैशनल अपील है जो ग्राहक के दिमाग से बात कर रही है। दूसरा तरीका है एक परिवार को उस कार में हंसते गाते हुए एक खुशनुमा रोड ट्रिप पर दिखाना। ये हुई इमोशनल अपील जो दिल से जुड़ती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी सबसे अच्छे विज्ञापन दोनों को मिला देते हैं। अच्छा? याद है वो विज्ञापन जहां एक पिता अपनी बेटी को कार चलाना सिखा रहा है?
वहां सुरक्षा का भरोसा जो कि तर्क है, और पिता पुत्री का प्यार जो भावना है, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। सही है। संदेश वही यादगार बनता है जो सिर्फ उत्पाद के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में होता है। बिल्कुल। तो संदेश तैयार है, आत्मा ने शरीर ले लिया है, अब इसे दुनिया तक पहुंचाना है। यहाँ से हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम अभियान को हकीकत में बदलना कह सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है छठे चरण से, मीडिया का चयन, सिलेक्टिंग द मीडिया। और ये फैसला सीधे तौर पर तीसरे चरण यानी हमारे लक्षित दर्शकों से जुड़ा है। हाँ, कि हमारे यात्री अपना समय कहाँ बिताते हैं। सही। क्या वे टीवी के सामने बैठकर अखबार पढ़ते हैं या बस में सफर करते हुए इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं? सबसे रचनात्मक संदेश भी गलत जगह पर दिखाया जाए तो बहरे कानों पर पड़ने जैसा है। सही बात है। स्रोत पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के मिश्रण की बात करता है, लेकिन जोर इस बात पर है कि हर मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी एक भाषा होती है। मतलब? आप टीवी का विज्ञापन सीधे सीधे यूट्यूब पर नहीं चला सकते, आपको प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसे ढालना होगा। मीडिया चुन लिया गया। अब आता है सातवां चरण, विज्ञापन का निर्माण, और नौवां चरण, कार्यान्वयन, मतलब असल में विज्ञापन को बनाकर लॉन्च करना। ये तो काफी सीधा लगता है। सतह पर सीधा लगता है, लेकिन यहीं पर योजना और वास्तविकता का मिलन होता है। सातवें चरण में कागज पर बना विचार एक फिल्म या तस्वीर में बदलता है। और नौवें चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो फिल्म सही समय पर सही चैनल पर चले। इसमें मीडिया एजेंसियों, प्रोडक्शन हाउस और क्लाइंट के बीच जबरदस्त तालमेल की जरूरत होती है। एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। बहुत। एक गलत समय पर विज्ञापन का चलना पूरी रणनीति पर पानी फेर सकता है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प आठवां चरण है, अभियान की समय सारणी, स्केड्यूलिंग द कैंपेन। हाँ, स्रोत में कुछ तकनीकी शब्द है, कॉन्टिन्यूअस, फ्लाइटिंग और पल्सिंग। सुनने में ये बहुत तकनीकी लगते हैं, पर इनके पीछे की सोच बहुत सरल है। कॉन्टिन्यूअस मतलब पूरे साल एक ही रफ्तार से विज्ञापन दिखाना, जैसे दूध या साबुन। हाँ, जिनकी जरूरत हमेशा रहती है। फ्लाइटिंग का मतलब है सिर्फ कुछ समय के लिए जोर शोर से विज्ञापन चलाना और फिर एकदम चुप हो जाना, जैसे एयर कंडीशनर, सिर्फ गर्मियों में। बिल्कुल। और पल्सिंग इन दोनों का मिश्रण है, यानी पूरे साल धीमे धीमे चलते रहो लेकिन पीक सीजन में रफ्तार बढ़ा दो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां फ्लाइटिंग रणनीति उल्टी पड़ गई हो? बिल्कुल। स्रोत एक केस स्टडी की ओर इशारा करता है जहां एक आइसक्रीम ब्रांड ने सिर्फ गर्मियों में फ्लाइटिंग रणनीति अपनाई। तो क्या हुआ? नतीजा, सर्दियों में लोग उस ब्रांड को पूरी तरह भूल गए और उसके प्रतिस्पर्धी जो साल भर पल्सिंग के जरिए हल्की फुल्की याद दिलाते रहते थे, उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई। हाँ, इससे पता चलता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का खतरा कितना असली है। कभी कभी पूरी तरह चुप हो जाना खुद को मिटा देने जैसा होता है। तो हमारा जहाज अब समंदर में उतर चुका है, लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। अब आता है 10वां और अंतिम चरण, जो शायद एक नई यात्रा की शुरुआत है, मूल्यांकन और नियंत्रण, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये अभियान का रिपोर्ट कार्ड है। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड? तय की हुई मंजिल तक पहुंचे, क्या बिक्री बढ़ी, क्या ब्रांड को लेकर चर्चा हुई, क्या लोग हमारी वेबसाइट पर आए। इसके लिए बिक्री के आंकड़े, सर्वे, सोशल मीडिया, सब कुछ देखा जाता है। और नियंत्रण का क्या मतलब है? नियंत्रण का मतलब है कि अगर जहाज रास्ते से भटक रहा है तो उसे वापस सही रास्ते पर लाना। अच्छा। आजकल डिजिटल अभियानों में ये लगातार होता है। अगर कोई विज्ञापन अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसे बीच में ही बदला जा सकता है। और अभियान खत्म होने के बाद जो नतीजे मिलते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि अगली यात्रा की योजना और भी बेहतर हो। ये एक सीखने की प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। तो ये थी एक विज्ञापन अभियान की 10 चरणों वाली यात्रा। स्थिति का विश्लेषण करके नक्शा बनाने से शुरू होकर मंजिल और यात्री तय करना, जहाज का निर्माण और उसे लॉन्च करना, और आखिर में ये देखना कि हम सही जगह पहुंचे या नहीं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही सुनियोजित और चरण दर चरण प्रक्रिया है। ये एक ठोस ढांचा है और इसकी खूबसूरती ये है कि हर कदम तार्किक लोग से दूसरे पर निर्भर करता है। सही बात है। आप दर्शकों को जाने बिना संदेश नहीं बना सकते और आप उद्देश्यों को जाने बिना बजट तय नहीं कर सकते। रणनीति, रचनात्मकता और विश्लेषण का एक बेहतरीन संतुलन है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। स्रोत में ये प्रक्रिया बहुत सीधी और एक रेखीय मतलब लीनियर लगती है।
एक के बाद एक 10 कदम। हाँ, लगती है। लेकिन असल दुनिया में जहां चीजें इतनी सीधी नहीं होती, जब 10वें चरण यानी मूल्यांकन से कोई ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है जो उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हो, तो क्या कंपनियां वापस दूसरे चरण पर जाके अपने उद्देश्यों को ही पूरी तरह से बदल देती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो वास्तविक उथल-पुथल भरा चक्र कैसा दिखता होगा, जहां योजनाएं टूटती हैं और रणनीति को बीच रास्ते में बदलना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है।